इन दिस रिव्यू मैं इस 11 जनरेशन 2020 Corolla Altis 1.6 को ड्राइव करते हुए आपके साथ एज एन ऑनर अपने कुछ ओपिनियंस और गाड़ी के बारे में कुछ फैक्ट्स शेयर करूंगा। हाउएवर कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में मैं Corolla 1.6 को सिटी के साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ों को समझने के लिए एक कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ती है। और वैसे भी जब भी कोई 3 से 3.5 मिलियन के प्राइस ब्रैकेट के दरमियान कोई गाड़ी खरीदता है तो वो मोस्टली सिटी एस्पायर 1.5 और Corolla Altis 1.6 को आपस में कंपेयर करता है और इन्हीं दोनों गाड़ियों में से कोई एक गाड़ी चूज़ करता है। हाउएवर इन माय ओपिनियन इन दोनों को समवट कंपेयर किया जा सकता है, बट ये दोनों गाड़ियाँ डायरेक्ट कंपटीटर्स नहीं हैं, क्योंकि सिटी इज़ अ मोर कॉम्पैक्ट सेडान और सेकेंडली सिटी 1.5 है जबकि Corolla 1.6 है और इनकी प्राइस में ऑलमोस्ट 4.5 लाख का डिफरेंस है। सो टू स्टार्ट द रिव्यू मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा कि क्यों Corolla दुनिया की मोस्ट सोल्ड गाड़ी है और क्या रीजंस हैं कि Corolla कभी नंबर 1 पर रैंक करती है और कभी नंबर 2 पे। मैं इन रीजंस को प्रीवियसली अपने Altis Grande के रिव्यू में शेयर कर चुका हूँ, बट इस रिव्यू में मैं Corolla के एडिशनल रीजन शेयर करूँगा कि क्यों पाकिस्तान में Corolla को सक्सेस मिली। मेजॉरिटी लोग इसे अगर मोस्ट डिज़ायरेबल नहीं तो मोस्ट रिलायबल गाड़ी ज़रूर समझते हैं। सो अब मैं Corolla की पॉपुलैरिटी के रीजंस आपके साथ शेयर करूँगा और मैं गाड़ी की हिस्ट्री से स्टार्ट करूँगा। सो टू स्टार्ट टोयोटा ने 1966 में फर्स्ट जनरेशन Corolla को लॉन्च किया था और आज मैं जिस Corolla का रिव्यू कर रहा हूँ ये 11 जनरेशन Corolla है जो कि 2014 में स्टार्ट हुई थी। हाउएवर ये स्पेसिफिक गाड़ी 2020 मॉडल है और 1966 से लेकर 2016 तक टोयोटा ने 44 मिलियन Corolla के यूनिट सेल किए थे और उस टाइम पे ये दुनिया की बेस्ट सेलिंग गाड़ी थी। हाउएवर उसके बाद भी Corolla टॉप सेलिंग गाड़ी थी, मगर इसको बहुत टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा होंडा सिविक, वॉक्सवैगन और फोर्ड की कुछ गाड़ियों की वजह से। सो Corolla की टॉप सेलिंग होने की रीज़न नंबर 1 ये है कि आजकल Corolla के जितने भी कंपेटिटर्स हैं, होंडा सिविक, होंडा इलांट्रा या कोई भी और कंपेटिटर, जब Corolla 1966 में लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे इस गाड़ी का कोई और कंपेटिटर था ही नहीं। वैसे तो ये एक जस्टिफिकेशन सही नहीं है कि Corolla पहले लॉन्च हुई और ये गाड़ियाँ बाद में, इसलिए Corolla टॉप सेलिंग गाड़ी है, मगर इस केस में कुछ और रीजंस भी हैं जिसकी वजह से Corolla टॉप सेलिंग गाड़ी बन गई है। सबसे पहले जो गैप था जब ये Corolla पहले लॉन्च हुई और जो बाकी गाड़ियाँ बाद में लॉन्च हुई, इन बिटवीन Corolla ने बहुत जल्दी इमेज डेवलप कर ली थी कि वो दुनिया की एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और रिलायबल गाड़ी है और अपनी कैटेगरी में इसे सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल और सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी समझा जाता था। रिलायबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी के अलावा लोगों ने इसके साथ एक लॉयल्टी डेवलप कर ली थी और ये बात ठीक है कि Corolla से कोई बेहतर गाड़ी नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी। और अगर मैं कहूँ कि आज तक कोई ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट Corolla में नहीं आया जिसकी वजह से लोगों का गाड़ी पर ट्रस्ट कम हो, तो ये बात ठीक है। अदरवाइज वैसे भी टोयोटा ने इस बात पर हमेशा कम ही डिसअपॉइंट किया है कि टोयोटा की किसी गाड़ी में बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स आए और लोगों ने टोयोटा की गाड़ियाँ खरीदने पर रिग्रेट किया हो। अलॉन्ग विद ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, गाड़ी की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या फिर जो रिपेयर कॉस्ट है, ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीमली कम है अगर इसे कंपेयर किया जाए किसी भी और गाड़ी के साथ जो उसके कंपेटिटर है। और हमेशा से ऐसा रहा है कि टोयोटा की जो गाड़ियाँ, इनकी रनिंग कॉस्ट कम होती है और इनकी जो एज या फिर टोटल किलोमीटर्स जो गाड़ियाँ चल जाती हैं वो इनके कंपेटिटर्स इनकी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा और सबसे कम कॉस्ट के साथ टोयोटा की गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। और यही रीज़न है कि Corolla ने भी इतनी बहुत स्ट्रॉन्ग इमेज डेवलप की है कि सबसे ज़्यादा कम रनिंग कॉस्ट के साथ ये गाड़ियाँ सर्वाइव करती हैं। कंबाइंड विद प्रैक्टिकलिटी, Corolla का ये रिकॉर्ड है कि उसने हमेशा अपनी वैल्यू रिटेन की है। और वैसे तो रीसेल ये बात डिफाइन नहीं करती कि एक गाड़ी का कितना क्या पोटेंशियल है और वो कितनी अच्छी है, मगर स्टिल Corolla की जो रीसेल वैल्यू और जितने टाइम स्पैन के अंदर ये गाड़ी बिकती है वो बहुत कम है। इन सम केसेस आप गाड़ी घंटों के अंदर भी बेच सकते हैं और आपको एक अच्छी प्राइस पे मिल जाती है। सो अगर मैं सम अप करूँ तो नंबर 1 रीज़न रिलायबिलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, नंबर 2 ब्रांड लॉयल्टी ड्यू टू कार्स गुड बिल्ड क्वालिटी, नंबर 3 वेरी लेस मेंटेनेंस एंड रिपेयर कॉस्ट और नंबर 4 ये है कि गाड़ी जो अपनी वैल्यू रिटेन करती है और बहुत जल्दी बिक जाती है। सो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से Corolla टॉप सेलिंग गाड़ियों में नंबर 1 पे रैंक करती है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द रीजंस फॉर सक्सेस इन पाकिस्तान। नंबर 1 रीज़न है गाड़ी की सस्पेंशन। अपनी कैटेगरी में Corolla की सस्पेंशन सबसे सॉफ्ट और बम्प्स के इम्पैक्ट को अब्जॉर्ब करने के साथ हर तरह की रोड पे कंफर्ट को मेंटेन करती है। हाउएवर इस तरह की सस्पेंशन का एक नुकसान भी है कि इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स और हैंडलिंग इतनी अच्छी नहीं होती और ये तब फील होता है जब आप होंडा की गाड़ी चलाते हैं। बट एनीवेज होंडा की सस्पेंशन बम्प्स को अब्जॉर्ब नहीं करती जिस तरह टोयोटा की गाड़ियाँ करती हैं। सो दोनों सस्पेंशन का एक फ़ायदा है और एक नुकसान। सस्पेंशन के साथ ऑप्टिमम ग्राउंड क्लियरेंस ने Corolla को पाकिस्तान में मोस्ट एक्सेप्टेबल गाड़ी बना दी है, क्योंकि आप जगह का नाम रहें और हाई चांसेस है कि Corolla वहाँ पहुँच जाएगी। थर्ड रीज़न ये है कि पाकिस्तान में मोस्टली लोग मेंटेनेंस कॉस्ट, सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, रनिंग कॉस्ट और रीसेल वैल्यू को देखते हुए गाड़ी खरीदते हैं। सो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में Corolla की सक्सेस की रीज़न लैक ऑफ ऑप्शंस है, क्योंकि ये सब फैक्टर्स सिर्फ Corolla ही इस कैटेगरी में पूरी करती हैं और अगर पाकिस्तान में मल्टीपल ऑप्शंस होती तो Corolla इतनी पॉपुलर ना होती। मूविंग ऑन, क्योंकि एक ओनर्स रिव्यू है, सो इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फीचर्स एंड ऑप्शंस मैं गाड़ी की प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करूँगा, विच इंक्लूड ड्राइव क्वालिटी, इंजन परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, रोड ग्रिप, सेफ्टी फीचर्स, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स, क्वालिटी इशूज़
and the overall experience of keeping the car. So to start with drive quality and experience, पहली चीज़ है इंटीरियर रूम कंफर्ट एंड विजिबिलिटी। इन माई ओपिनियन इंटीरियर रूम सिर्फ स्पेशियस और कंफर्टेबल ही नहीं है, बट इसका एडवांटेज ये है कि रेयर बेड फ्लैट है और गाड़ी में 5 पैसेंजर्स भी ऑलमोस्ट कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं। बट ड्रॉबैक ये है कि एज अ ड्राइवर मुझे गाड़ी का कैबिन कंजस्टेड फील होता है और विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ फील होती है। हाउएवर अगर आप सिटी को ड्राइव नहीं करते देन मोस्ट प्रॉब्ली आपको तंगी फील नहीं होगी। नेक्स्ट चीज़ है परफॉर्मेंस एंड एक्सेलरेशन। गाड़ी का 0 to 100 11.5 सेकेंड्स है। सो गाड़ी की एक्सेलरेशन तो फिट है, हाउएवर परफॉर्मेंस में 2 इशूज़ हैं। नंबर 1, गाड़ी में पुराने ज़माने का एक 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता है जो कि 2020 के हिसाब से बिल्कुल भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। और दूसरा, जब गाड़ी का रेस पेडल प्रेस करते हैं तो गाड़ी बहुत डिले के बाद रिस्पॉन्स देती है और मेरे लिए गाड़ी का एक मेजर इशू है ये। अगेन अगर आप CVT ट्रांसमिशन से कंपेयर करते हैं जो कि ग्रैंडे और सिविक में आती है तो आपको गेयर शिफ्टिंग में एक झटका फील होगा और इस जर्क के अलावा ये 4 स्पीड ऑटोमेटिक एक आउटडेटेड होने की वजह से गाड़ी की फ्यूल एवरेज अप टू द मार्क नहीं है और इन सिटी ड्राइविंग आपको 9 से 12 की एवरेज मिलेगी विच इज़ सेम एज़ 1.8 CVT ग्रैंडे। नॉर्मली अगर देखा जाए तो गाड़ी की फ्यूल एवरेज बहुत बुरी नहीं है, बट इन माई ओपिनियन अगर गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन होती तो गाड़ी की ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी बहुत बेहतर होना था और जो फ्यूल एवरेज है वो भी आपको बहुत बेहतर मिल सकती थी। हाउएवर गाड़ी के लॉन्ग रूट पे अराउंड 14 to 16 की फ्यूल एवरेज है। सो टू कंक्लूड, एक्सेलरेशन में 1.5 सिटी बेहतर है, बट परफॉर्मेंस में सिटी की ट्रांसमिशन बेहतर है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आती है जो कि करोला की ऑटोमेटिक से बहुत बेहतर है क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक ऑब्सोलीट हो चुकी है। सो सिटी की गेयर शिफ्टिंग भी ज़्यादा स्मूथ है और फ्यूल एवरेज भी स्लाइटली बेहतर है। करोला एल्टिस 1.6 की एक और नेगेटिव चीज़ ये है कि 2019 तक गाड़ी में सीट हाइट एडजस्टमेंट मिसिंग थी। सो ड्राइविंग पोस्चर एंड पोजीशन हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। सो इन माई ओपिनियन गाड़ी का एक मेजर डिसएडवांटेज है क्योंकि गाड़ी जितनी भी अच्छी हो, अगर गाड़ी को अपनी मर्ज़ी के पोजीशन के हिसाब से ड्राइव नहीं किया जा सकता तो गाड़ी की कंफर्ट हर बंदे के लिए सेम नहीं रहती। कमिंग बैक टू द पॉजिटिव साइड, गाड़ी में विंड नॉइज़ बहुत कंट्रोल्ड है। हाउएवर जैपनीज़ गाड़ी जितनी इम्प्रूव तो नहीं है बट स्टिल बेटर देन होंडा सिटी एंड सिविक। एक और पॉजिटिव चीज़ ये है कि गाड़ी का बूट स्पेशियस है और बूट स्पेस के बारे में शायद ही किसी को कोई कंप्लेन हो। 2 और चीज़ें जो कि गाड़ी की नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है बट स्टिल स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी नहीं है। नंबर 1 चीज़ है ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, बुरी नहीं है बट मज़ीद बेहतर हो सकती है। सिमिलरली रोड ग्रिप एंड स्टेबिलिटी तमाम पिछले करोला के मॉडल्स के मुकाबले में बेहतर है, बट स्टिल हाई स्पीड हैंडलिंग बहुत कमज़ोर है और हाई स्पीड पे गाड़ी को चलाना थोड़ा डेंजरस भी हो सकता है। 2017 में करोला के फेसलिफ्ट ने गाड़ी में बहुत से न्यू एडिशंस किए थे और गाड़ी को बहुत कम्पिटिटिव बना दिया था। अगर मैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करूं तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स, ABS प्लस CBD ब्रेक्स और इमोबिलाइजर दिया जाता है। इसके अलावा गाड़ी में चाइल्ड सेफ्टी आइसोफिक्स सीट ऐड करने की ऑप्शन भी दी जाती है और आइसोफिक्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन फिक्स। सो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और इस बात पे टोयोटा पाकिस्तान को अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर आप 2016 या 2016 से पहले की करोला खरीद रहे हैं तो आपको ये बात याद रहे गाड़ी में इमोबिलाइजर मिड ऑफ 2016 के बाद दिया गया था और यही वजह है कि 2016 से पहले करोला बहुत ज़्यादा चोरी भी होती थी। इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। करोला की ब्रेकिंग में एक एडिशनल ब्रेक असिस्ट का फीचर आता है और यह डिटेक्ट करता है कि गाड़ी को इस सिचुएशन में हार्ड ब्रेकिंग की ज़रूरत है या फिर नहीं, और अगर ज़रूरत हो तो थोड़ी सी ब्रेक अप्लाई करने पे गाड़ी हार्ड ब्रेकिंग करती है और ये भी एक तरह का सेफ्टी फीचर है। एक बात याद रहे कि क्वालिटी इश्यूज़ और मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स डिफरेंट चीज़ें हैं। सो पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स की बात करूंगा। अगर करोला की बात की जाए तो गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है। तो अगर करोला की क्वालिटी इश्यूज़ की बात करूं तो गाड़ी के इंटीरियर का एक ड्रॉबैक ये है कि इसका जो डैशबोर्ड है उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है और ये कुछ देर बाद आहिस्ता आहिस्ता डल हो जाता है। सेकंड क्वालिटी इशू ये है कि करोला का जो ट्रंक है उसकी प्लेसमेंट परफेक्ट नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो जो गाड़ी का जो रेयर है उसमें लाइट और ट्रंक की प्लेसमेंट आपको हर गाड़ी में डिफरेंट मिलेगी। और करोला के इस जनरेशन के अगर आप शुरू के यूनिट्स देखें तो आपको ऐसे लगेगा जैसे गाड़ी की डिग्गी सही तरह बंद नहीं है। अगर सिटी एंड करोला की डायमेंशंस को कंपेयर किया जाए तो सिटी की लेंथ 4395 mm है जबकि करोला की 4620 mm है।
विच मीन्स करोला 225 mm ज़्यादा है सिटी से। सिमिलरली सिटी की विड्थ 1695 है जबकि करोला की 1775 एंड अगेन करोला की विड्थ 80 mm ज़्यादा है। और अगर हाइट को कंपेयर करें तो सिटी 1480 mm है और करोला 1475, विच मीन्स हाइट में करोला 5 mm कम है सिटी से, विच इज़ अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर करोला। तो अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो इन माय ओपिनियन गाड़ी ए ग्रेड स्कोर करती है और इस ग्रेड के लिए गाड़ी की हाई स्पीड हैंडलिंग, रोड ग्रिप और फ्यूल एवरेज को बेहतर होना चाहिए था। सो टू कंक्लूड, अगर मैं करोला एल्टिस 1.6 को चूज़ करूँगा या फिर किसी को रिकमेंड करूँगा तो 3 मेन रीजन्स की वजह से। नंबर 1 इंटीरियर रूम कंफर्ट, सेकेंडली रिलायबिलिटी और थर्ड गाड़ी की लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड प्रैक्टिकलिटी ड्यू टू इट्स सस्पेंशन।